नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हम आज देखेंगे फर्स्ट ईयर का हमारा राजनीति विज्ञान के मूल आधार का पाठ्यक्रम। तो आप सब महाविद्यालय के जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं और आप सबका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस ऐसा विषय है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो न केवल आपके बीए के पाठ्यक्रम के लिए, ऑनर्स के पाठ्यक्रम के लिए, आपके उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए और हर कंपटीशन में पॉलिटिकल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। और आप चाहे इंटरव्यू में बैठते हैं या सामान्य जानकारी हो आपकी, हर जगह पॉलिटिकल साइंस की का ज्ञान काम आता है और इसका ज्ञान जो है वो अथाह है। और हम सभी स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रूप में अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये जो आपका पहला जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का जो पहला पेपर है, बीए के फर्स्ट ईयर में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा राजनीति विज्ञान के मूल आधार और दूसरा भारतीय राजनीतिक विचारक। तो राजनीति विज्ञान के मूल आधार का अगर हम पाठ्यक्रम की आज हम बात करेंगे तो ये जो प्रश्न पत्र है मुख्यतः राजनीति की अवधारणात्मक समझ से संबंधित प्रश्न है। एक तरह से नींव है, पॉलिटिकल साइंस की नींव है जिसको कि हमें जानना चाहिए। इस पेपर के में क्या क्या हम पढ़ेंगे अगर हम उसे देखें तो प्रथम प्रश्न पत्र जो है 100 अंकों का प्रश्न पत्र है और राजनीति विज्ञान के मूल आधारों को 3 खंडों में विभक्त किया गया है। पूरे पेपर को खंड 1, खंड 2 और खंड 3। पहले खंड में राजनीति विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण है, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार है वाद है, अंतःअनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध है, अवधारणाओं में शक्ति, सत्ता और वैधता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के आधुनिक रूप का आगमन हुआ है। तो इस विषय में राजनीति विज्ञान के परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने शिकागो स्कूल के बाद से राजनीति विज्ञान में नवीन प्रश्न पत्रों का जो है, नवीन विषयों का उदय हुआ और इसी को हम राजनीति विज्ञान का आधुनिक विषय कहते हैं। आधुनिक क्षेत्र का जो है वो उदय हुआ है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्थात्मक विधिवादी परंपरा को छोड़कर सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में एक नई दृष्टि अपनाई थी। और अमेरिका में वुड्रो विल्सन के बाद अनेक राजनीति वैज्ञानिक हुए जिन्होंने आधुनिक राजनीति विज्ञान का आगाज किया। अमेरिका में वुड्रो विल्सन तथा लॉर्ड ब्राइस ऐसे विचारक थे और साथ ही वॉल्टर बेजहॉट भी इंग्लैंड के, वो जिन्होंने राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को रूप देने के लिए अपनी पहल की थी। तो हम परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण जो है इसको जानेंगे सिलेबस के पहले ही पाठ्यक्रम में, जिसमें हम परंपरावादी और आधुनिक की परिभाषाएं का तुलनात्मक विवेचन करेंगे। परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान में क्या अंतर है इसे हम जानेंगे और साथ ही साथ हम बताएंगे कि परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय किस प्रकार हुआ। तो ये सिलेबस का बहुत अहम टॉपिक है जिससे सवाल पूछे जाते हैं। और इसी से संबंधित जो दूसरा टॉपिक है वो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद है। देखिए, राजनीति विज्ञान में एक विचारक हुए हैं, उनका नाम है डेविड ईस्टन। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई और समाज विज्ञान के सभी विषय इस क्रांति से प्रभावित हुए और इस क्रांति को व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। व्यवहारवादी उपागम नए राजनीति विज्ञान से इतना अधिक जुड़ा हुआ है कि इसे राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कहा जाता है। कभी कभी तो ये माना जाता है कि जो सारे उपागम हैं, संचार सिद्धांत, व्यवहारवादी क्रांति की ही उपज है। तो व्यवहारवाद एक तरह से इंटेलेक्चुअल क्रांति हुई राजनीति विज्ञान के विषय में, इसे हम एक शैक्षणिक आंदोलन भी कह सकते हैं राजनीति विज्ञान का, है ना। तो अमेरिकी राजनीति विज्ञान जो है उसने इसमें योगदान दिया और डेविड ईस्टन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। वही डेविड ईस्टन जिन्होंने व्यवहारवाद का, जिनको जनक माना जाता है, उन्होंने ही बाद में चलकर 1969 में उत्तर व्यवहारवाद का सिद्धांत रखा, जो कि व्यवहारवाद का अगला चरण है और व्यवहारवाद की कमियों को उत्तर व्यवहारवाद के माध्यम से दूर किया गया। तो हम सिलेबस के दूसरे टॉपिक में व्यवहारवाद,
उत्तर व्यवहारवाद और डेविड ईस्टन की इसमें योगदान, व्यवहारवाद की विशेषताएं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का महत्व और दोनों का अंतर, ये सारा हम पढ़ेंगे। सिलेबस का जो तीसरा टॉपिक है वो है अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। तो अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में हम यह देखेंगे कि राजनीति विज्ञान और अन्य समाज विज्ञानों का क्या क्या संबंध है आपस में, अंतरशास्त्रीय उपागम क्या होता है, इसका क्या अर्थ है। क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के बाद समाज विज्ञान के अध्ययन में एक नई दिशा उभरी थी कि अंतरशास्त्रीय अध्ययन पद्धति की जाए, यानी अलग अलग विषयों का आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे से संबंधित होने के कारण से अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाए जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंधों के लक्षण पर जोर देता है। इसे हम अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण का अर्थ क्या है, इसकी मुख्य धाराएं कौन सी हैं, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, अंतरशास्त्रीय में उपागम में चार्ल्स मेरियम जो विद्वान हैं उनका क्या योगदान है, अंतरशास्त्रीय उपागम के मुख्य लक्षण क्या हैं, ये सारे हम समझेंगे। इसी के साथ राजनीति विज्ञान के अध्ययन के साथ राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र से संबंध, मनोविज्ञान से संबंध, इतिहास से संबंध, सांख्यिकी से संबंध, है ना, राजनीति विज्ञान और दर्शन का आपस में संबंध, ये सारा हम इस पे बात करेंगे। क्योंकि समाज विज्ञानों में देखो एकता होनी चाहिए और इस बात पे विचार किया गया। हालांकि समाज विज्ञान अलग अलग हैं लेकिन अनेकता में एकता होनी चाहिए। तो अंतरशास्त्रीय अध्ययन पद्धति से समाज विज्ञान के साथ राजनीति विज्ञान का क्या क्या संबंध है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का संबंध, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का संबंध, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान का संबंध, इन सब टॉपिक को हम इस टॉपिक में जानेंगे। और पहले खंड का आखिरी टॉपिक है अवधारणाएं, अप्रोचेस। 3 अप्रोचेस हमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़नी होगी। शक्ति क्या है, सत्ता क्या है, वैधता क्या है और इनका आपस में संबंध क्या है। शक्ति में तो हम लासवेल नामक विद्वान हुए हैं, उनका योगदान पढ़ेंगे, शक्ति के प्रकार पढ़ेंगे, शारीरिक शक्ति क्या होती है, मनोवैज्ञानिक शक्ति क्या होती है, आर्थिक शक्ति क्या होती है, ये सारा हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, शक्ति साधन है अथवा साध्य? ये परीक्षा में बड़ा पूछा जाता है। या शक्ति कैसे नापी जाती है, शक्ति के अनुमापक बताओ, या फिर शक्ति की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो, या शक्ति और बल प्रयोग से कैसे अंतर है शक्ति और बल प्रयोग में। तो ये हम सारा इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बहुत अहम टॉपिक है, कंपटीशन में अक्सर आप थोड़ा आगे जाएंगे बड़ी क्लासेस में, तो ये अब भी अगर इस पे आपका समझ विकसित हो गई तो आगे आपको बहुत मदद करेगा। इसी तरह से सत्ता का अर्थ क्या है, सत्ता और शक्ति का आपस में संबंध क्या है, सत्ता के प्रकार क्या हैं, सत्ता के कार्य क्या है। मैरी पार्कर फॉलेट एक विद्वान हुए हैं, मैक्स वेबर एक विद्वान हुए हैं, वो सत्ता की अवधारणा के बारे में क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे। इसी तरह से औचित्यपूर्णता की अवधारणा पढ़ेंगे, वैधता पढ़ेंगे, वैधता की अवधारणा का विकास कैसे हुआ, वैधता का संकट क्या है, वैधता की अवधारणा की विशेषताएं क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे। अब आ जाता है दूसरा खंड। दूसरे खंड में पहला टॉपिक है राजनीतिक व्यवस्था। तो डेविड ईस्टन वो विद्वान थे जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया। तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण उपागम नई अवधारणा है और व्यवहारवाद के बाद इसका विकास हुआ। और व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, राजनीतिक व्यवस्था होता क्या है और राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा की तुलना क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, डेविड ईस्टन ने इसके बारे में क्या कहा है। डेविड ईस्टन ने अपना जो निवेश निर्गत एक प्रतिमान है ईस्टन का, वो परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, तो वो हम पढ़ेंगे। डेविड ईस्टन की किताब का नाम है द पॉलिटिकल सिस्टम। तो नाम ही उसका पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें उन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत दिए है। डेविड ईस्टन की तरह ही आमंड और पावेल दूसरे विद्वान हुए, उन्होंने भी संरचनात्मक कार्यात्मक मूल्यांकन के माध्यम से व्यवस्था सिद्धांत की बात कही है। अगला टॉपिक है राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे और राजनीतिक आधुनिकीकरण के क्या क्या लक्षण हैं वो देखेंगे। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण कौन से हैं, प्रतिमान कौन से हैं, वो सब हम देखेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो इसे देखेंगे। आधुनिकीकरण से क्या अभिप्राय है, इसे देखेंगे।
और राजनीतिक आधुनिकीकरण और आधुनिकीकरण में क्या अंतर है ये भी देखेंगे। अगला टॉपिक है राजनीतिक विकास। ल्यूशन पाई एक विद्वान हुए हैं, उसको हम देखेंगे। राजनीतिक विकास क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, लक्षण क्या है, पाई का क्या प्रतिमान है। इसके बाद है लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र, इनमें क्या अंतर होता है वो देखेंगे। इसी तरह से राजनीतिक दल और दबाव समूह के अंतरों को देखेंगे। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, चुनाव की कौन कौन सी प्रणालियाँ होती हैं, उसके कौन कौन से सिद्धांत है। अगला टॉपिक है विधि का शासन और संविधानवाद। एक विद्वान हुए एवी डायसी, तो रूल ऑफ लॉ है ना, विधि के समक्ष सब समान, ये सिद्धांत हम पढ़ेंगे। संविधानवाद क्या होता है ये पढ़ेंगे। अच्छा, हम सभी जानते हैं शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो इनका संगठन क्या है, दुनिया में कितने तरह की व्यवस्थापिकाएं होती हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के क्या क्या काम हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, तीनों के आपस के संबंध क्या हैं, आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, शक्ति संतुलन क्या है, नियंत्रण और क्षेत्र का सिद्धांत क्या है, ये सब हम खंड 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है खंड 3। खंड 3 जो है वो केवल और केवल राजनीतिक विचारधाराओं से संबंधित है। हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में अलग अलग विचारधाराएं आई और अलग अलग विचारधाराओं के माध्यम से राज्य और व्यक्ति के आपस के संबंधों को विवेचित किया गया। तो ये जो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं आई, उदारवाद आया है ना, उदारवाद में भी आधुनिक उदारवाद, नव उदारवाद, इसी तरह से प्रत्ययवाद जिसे आदर्शवाद भी कहा जाता है। तो आदर्शवाद का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, आदर्शवाद के जो प्रतिपादक हैं उनका क्या क्या योगदान है। मार्क्सवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है खंड 3 में। मार्क्स पे तो अक्सर 20 नंबर तक के सवाल आते हैं और मार्क्सवाद आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मार्क्सवाद जानेंगे तभी आप साम्यवाद जानेंगे। तो मार्क्सिज्म में कार्ल मार्क्स से पूर्ववर्ती मार्क्सवादी कौन से विचारक थे, कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय, कार्ल मार्क्स के जो जितने सिद्धांत हैं है ना, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, ये सारे सिद्धांत हम पढ़ेंगे। फिर मार्क्स का कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, मार्क्स के आलोचक उनकी क्या आलोचना करते हैं, और अब वर्तमान समय में मार्क्सवाद की क्या प्रासंगिकता है ये भी जानेंगे। फिर अगला टॉपिक है लोकतांत्रिक समाजवाद, इसको पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक समाजवाद भी बहुत अहम टॉपिक है ना, इसको जानेंगे। अराजकतावाद और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे भी जानेंगे। अराजकतावादी क्या कहते हैं राज्य और व्यक्ति के संबंधों के बारे में, राज्य का कैसा स्वरूप बताते हैं वो, है ना। अच्छा, एक नया टॉपिक जो है वो जोड़ा गया है सिलेबस में पिछले कुछ सालों से, उसका नाम है नारीवाद। तो वो टॉपिक भी हमें पढ़ना है। फेमिनिज्म बहुत अहम टॉपिक है और अक्सर जो नारीवाद है उसमें कंपटीशन में भी आजकल सवाल पूछे जाते हैं। तो हम जानेंगे कि नारीवाद क्या है, उदार नारीवाद क्या है, उग्र नारीवाद क्या है, और पश्चिमी नारीवाद बनाम भारतीय नारीवाद क्या है, नारीवाद की अवधारणा क्या है, इसकी कौन कौन सी लहरें आई, कैसे कैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई, नारीवाद की क्या लक्षण और मान्यताएं हैं, तो लैंगिक समानता क्या होती है, लैंगिक न्याय क्या होता है, जेंडर जस्टिस क्या होता है, जेंडर इक्वलिटी क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, ये सब हम संकल्पनाएं जानेंगे। तो ये बहुत अहम तीसरा खंड है जो कि विचारधाराओं के बारे में। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिलेबस को अगर हम विषय सूची देखें तो ये सिलेबस को अलग अलग पाठों में विभक्त किया गया है। तो पहला पाठ है राजनीति विज्ञान परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, फिर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, अंतरशास्त्रीय उपागम, शक्ति, सत्ता, वैधता, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा। यहाँ से देखिए 9वें पाठ से सेकेंड यूनिट शुरू हो जाता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा, राजनीतिक विकास की अवधारणा, लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, विधि का शासन, संविधानवाद, शासन के अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। देखिए यहाँ पे सेकेंड यूनिट खत्म हो जाता है। फिर थर्ड यूनिट आता है राजनीतिक विचारधाराएं, अर्थ और क्षेत्र, उदारवाद, आदर्शवाद जिसे प्रत्ययवाद कहते हैं, मार्क्सवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद, अराजकतावाद और नारीवाद। तो इस तरह से लगभग 28 चैप्टर्स में आपके जो है पूरा सिलेबस डिवीज़न किया गया। 28 चैप्टर्स और 3 खंड हैं। तो आपको ये सारे मैंने आज सिलेबस का परिचय दिया। एक तरह से हमने ब्लूप्रिंट देखा, हमने देखा कि हमारा रोड मैप क्या होगा। तो हम पहले खंड के पहले टॉपिक से शुरुआत कर चुके हैं और उसे आगे बढ़ाएंगे। राजनीति विज्ञान के
परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाओं को मैंने आपसे शेयर किया, साझा किया, उस पे हम चर्चा कर चुके हैं और आने वाले समय में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आप जो है एक इंडिपेंडेंट रजिस्टर, अपना एक अलग से रजिस्टर बनाइए पॉलिटिकल साइंस के लिए। ऐसा नहीं कि 4 पन्ने एक सब्जेक्ट के लिख लिए, 4 पन्ने दूसरे के, नहीं नहीं, 2 पेपर्स हैं अगर तो 2 रजिस्टर आपको बनाने हैं। पॉलिटिकल साइंस के राजनीति विज्ञान का मूल आधार, उसके लिए एक रजिस्टर बनाना है, और भारतीय राजनीतिक विचारकों के लिए एक रजिस्टर बनाना है। 2 रजिस्टर आपको बनाने हैं। और क्लास नोट्स के साथ साथ, क्लास नोट्स तो बनेंगे ही, हम कुछ वर्कशीट पे भी काम करेंगे, कुछ असाइनमेंट करेंगे, कुछ पीपीटी के माध्यम से पढ़ाई करेंगे, कुछ प्रेजेंटेशन देखेंगे। तो हम जो है ये इस तरह से पढ़ाई करने वाले हैं साल भर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है नए शैक्षणिक सत्र में। और इस ऐसी विषम परिस्थितियों में आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, पूरा अपने परिवार के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जमकर पढ़ाई करें। और आने वाले 3 साल जो हैं, ये साल और आने वाले 2 साल और, ये आपके लिए बहुत सुखद हों। आप बहुत सारी चीज़ें सीखें, सीखने की जो आपकी प्रक्रिया हो वो स्वर्णिम काल हो आपका आगामी 3 वर्ष। और महाविद्यालय बहुत सारे अवसर देता है, सह शैक्षणिक गतिविधियों में भी भाग लें। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। बिल्कुल आपका जो ये कदम पड़ा है महाविद्यालय के जीवन में, उसमें आप अपना श्रेष्ठ अर्जित करें और श्रेष्ठ सीखें। इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और आप इस टॉपिक और सिलेबस का आज अध्ययन करके सिलेबस को कहीं उतार लीजिए। आपके रजिस्टर जो नया बनाएंगे उसके पहले पन्ने में ही सिलेबस को खंडवार उतार लीजिए। हाथ से उतारिए, फोटोकॉपी मत चिपकाइए, उसको हाथ से उतारिए, जिससे कि आप सिलेबस से गो थ्रू होंगे। एक बार सिलेबस की भी आपको जान पहचान होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।